बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वालों के हक में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के इल्जाम में जेल में बंद 16 गैर मुल्की तबलीगी जमात के कारकुनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 16 गैर मुल्की बाशिंदों को गुज़िश्ता 24 मार्च को इलाहाबाद की तबलीगी मरकज से गिरफ्तार किया गया था। तबलीगी मरकज से गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करने के बाद इनको मुकामी गेस्ट हाउस में क्वारंटीन कर दिया गया था। इसके बाद 2 अप्रैल को इलाहाबाद पुलिस ने शहर के खुल्दाबाद थाने में 16 गैर मुल्कियों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्की बाशिंदों में 9 का ताल्लुक थाईलैंड से जबकि 7 अफराद का ताल्लुक इंडोनेशिया से बताया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई। मामले की समाअत के बाद जस्टिस सौरभ शमशीरी के बेंच ने जेल में बंद 16 गैर मुल्की जमातियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। निजामुद्दीन से लौटे हुए 16 विदेशी जमातियों, जिसमें से 7 इंडोनेशिया के और 9 थाईलैंड के थे, इन्हें इलाहाबाद में मरकज़ निजामुद्दीन से और थाना करेली क्षेत्र के हेरा मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। इन पर संक्रमण फैलाने और वीज़ा के दुरुपयोग का आरोप था। ये सभी लोग जेल में थे और जिला न्यायालय बंद होने के कारण इनकी जमानतें सीधे तौर पर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जहां से इन सभी 16 विदेशी जमातियों की जमानतें स्वीकार कर ली गई। मुंब्रा में कोरोना वबा के दौरान तबलीगी जमात मरकज दिल्ली से आए बैरून ममालिक के साथियों को अदालत के जरिए बाइज्जत बरी किए जाने पर मुंब्रा के जिम्मेदारान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट से लेकर कोर्ट तक अल्लाह ने हर कदम पर तबलीगी जमात के साथियों का साथ दिया और अब कामयाबी भी मिल गई है। कि जो महाराष्ट्र में जितनी जमातें थी उसमें कोई भी जमाती जो है कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। तो पहली तो इनके लगाए हुए इल्ज़ामात तो वहीं ख़त्म हो गए थे, लेकिन चूंकि हुकूमत की दबाव और उसको देखते हुए और हालात के तहत जो इल्ज़ामात लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो औरंगाबाद बेंच जो हाई कोर्ट की है, जो जस्टिस नलावड़े साहब की बेंच ने जो तारीखी फ़ैसला दिया, उस फैसले को सामने रखते हुए अब जिस तरीके से जो है मुमरा की जमात को बरी किया गया है, इन पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात से ये इनको बरी कर दिया गया है। उम्मीद है कि और भी महाराष्ट्र में काफ़ी जमातें हैं, इसी को सामने रखते हुए, इस फैसले को सामने रखते हुए जो है उनके लिए भी जो है रास्ते खुल जाए। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट करने वाले मुस्लिम खातून को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खातून पर इल्ज़ाम है कि इसने यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अपलोड किया था जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में नाजेबा कलमात अदा किए गए थे। पुलिस ने वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद ही खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहर के सनाहिर खान ने अपने पोस्ट के जरिए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। मुकामी पुलिस ने सनाहिर के खिलाफ IT एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने सना का मोबाइल और लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया है और इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुल्दाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी अराजक तत्वों को मैं सावधान कर दूं कि जो कोई भी किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेगा या 2 वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने के कोरोना वार्ड में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ का मामला उजागर हुआ। एक 45 साला खातून जो कि 2 रोज़ पहले हादसे में जख्मी हुई थी, इन्हें घाटी दवाखाने में दाखिल किया गया था, जहां इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से खातून को कोरोना वार्ड नंबर 5 में दाखिल किया गया, जहां मरीजों के रिश्तेदारों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मुतासरा का बेटा यूसुफ माँ की सेहत को लेकर फिक्रमंद था। जब वो रात में वार्ड के करीब गया तो इसने खिड़की से देखा कि इसकी वालदा बेड से नीचे गिरी पड़ी हैं और इन्हें कोई उठाने की भी जहमत नहीं कर रहा है। जब यूसुफ ने चीख पुकार की तो वार्ड में मौजूद नर्स ने मुतासरा को उठाने की कोशिश की। मुतासरा के बेटे का कहना है कि इनकी वालदा फीड्स आने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। इस पूरे मामले में घाटी दवाखाने के अमले की मुजरिमाना गफलत कैमरे में कैद हो चुकी है। कुछ अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी पर अस्पताल इंतजामिया ने कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। मैं वहाँ से बाजू एक खिड़की है वहाँ पर, वो खुली थी, तो मैं पेशेंट को मैंने दूर से देखा, मतलब एक बार देख लेंगे उनको। छोटे भाई को बोला वो वहाँ से दिख रहे हैं, मतलब कम से कम तू जाते जाते देख ले। तो जब छोटे भाई ने उधर देखा तो बोले वो स्टेशन पर नहीं दिख रहे, बोले वहाँ पर। तो मैं बोला ऐसा कैसा, तो फिर मैं भागते गया, वो छोटी सी वहाँ चीर है तो उसमें से देख दरवाज़ा खुला था वहाँ का, बाहर जो साइड में खिड़की खुली थी वो, तो मैंने देखा वो नीचे गिरे हुए और जो मैडम थे वो बैठे हुए थे। फिर मैडम को मैंने चिल्ला के बोला देखो मेरी अम्मी गिर गया उधर, बोलकर जल्दी से देखो उनको क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर मैडम उठे, फिर देखे मैडम ने उधर गिर गया बोलकर उन्हें आवाज़ कर रहे, तो भी कोई ऐसा देखने वाला नहीं था वहाँ पर उनको। तो फिर उन्होंने देखा और उनको
फिर उनको देखा, फिर उनको जम रहा नहीं था, अकेले उनको पूरा काट पीट के वो पूरे पैर को उनके बंधे हुए थे और वैसे नीचे गिरे हुए थे वो। फ़ोन आया और हम तुरंत यहाँ पहुँचे और जो नर्स थी उसके ऊपर हमने कार्रवाई करने की मांग की, तो उन्होंने इमीडिएट हमको तो लेटर दे दिया कि भाई इसके ऊपर हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे कल। और उन्होंने एक राइटिंग में लेटर दिया हमारे को ये, और उसके ऊपर ये कार्रवाई होंगी। तो मैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहा गया है कि हमारी कौम कोई यतीम यसीर नहीं है। ऐसे वाक़यात अगर इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड का मामला हुआ उसके ऊपर कार्रवाई हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से कोई तकलीफ नहीं। तो मेरा यही बोलना है, अगर ऐसे कोई भी वारदात होती है, कुछ भी होता है, आप हमको फ़ोन करो, हम बिल्कुल 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करेंगे और उन पर हमने कार्रवाई करेंगे। औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल घाटी दवाखाने में कोरोना वार्डों में खिदमत अंजाम देने वाली नर्सिंग स्टाफ को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सिंग अमले ने आज 2 घंटे का काम बंद रखकर अलामती एहतजाज दर्ज करवाया। इनका इल्ज़ाम है कि इंतजामिया इन्हें नाकिस पीपीई किट फराम करके स्टाफ की जान को खतरे में डाल रही है। इसी तरह मास्क भी बेहतर क्वालिटी का इन्हें दस्तयाब नहीं कराया जा रहा है। 2 महीने से लेटर दिया था, लेकिन उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जो कोविड में ड्यूटी करते हैं नर्सेस, उनके लिए जो साहित्य मिलता है पीपीई किट, मास्क, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है और इसके लिए वो अच्छे क्वालिटी के होना और मुबलक बोले तो ज़्यादा उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा इसमें होना, वो करके हमने ये कराए। 2 तास का आंदोलन कराए। हम जो चर्चा होंगी वो चर्चा में से वो सब ये हमारे जो प्रश्न है वो छूटने वाले, लेकिन शासन और प्रशासन परिचारिकाओं को उनके प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं देता और वो प्रश्न छोड़ते नहीं, करके हमको ये स्ट्राइक करना पड़ा। यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के मुस्बत मामलों में आई तेजी की एक वजह बड़े पैमाने पर की जा रही टेस्टिंग को समझा जा रहा है, लेकिन अभी भी टेस्टिंग का ये दायरा कुछ अस्पतालों और इलाकों तक महदूद है और शहर के पसमानदा इलाकों में कोरोना टेस्टिंग मुहिम नाकाफ़ी साबित हो रही है। मेरठ में भी इन दिनों कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी के पेश नज़र जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन शहर के पिछड़े इलाकों में टेस्टिंग के हवाले से हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। टेस्टिंग में ख़ास तौर पर शहर के पसमानदा और अक़लियती आबादी वाले इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि इंतजामिया की इस लापरवाही का असर ख़तरनाक हो सकता है। वहीं CMO का कहना है कि शहर में कोरोना इन्फेक्शन के कम्युनिटी ट्रांसफ़र के ख़तरे से निपटने के लिए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाना ज़रूरी है और ख़तरा अभी टला नहीं है। सभी IMA के लोग थे, एसोसिएशन के और नर्सिंग होम के भी थे। इन तब तक ये रिक्वेस्ट किया गया कि जितने भी ILI या SARI के केस यहाँ पे जो रिपोर्ट होते हैं उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हमें किया जाए, ताकि हम लोग सर्विलेंस में जल्दी से इनको डिटेक्ट कर पाएँ और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको जल्दी से हम लोग अपनी कोविड फैसिलिटी में भी शिफ्ट कराया जाए। सबका अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्टिंग शुरू नहीं किया है पॉजिटिव केसेस का भी, और दूसरा उससे पहले ILI और SARI का। तो उन लोगों को जो है थोड़ा सा हम लोगों ने मोटिवेट किया है और पूरी उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अभी तक अच्छा है और आगे भी अच्छा आएगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पहले तकरीबन 300 से 400 टेस्ट हुआ करते थे, तो उस रेशो से कम मरीज़ यहाँ आया करते थे। अब टेस्ट बढ़ गए हैं, 3 से 4 हज़ार टेस्टिंग डेली हो रहे हैं, तो मरीज़ों की तादाद भी बढ़ी है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, वहीं के मरीज़ आ रहे हैं। ख़ासकर जो मलिन बस्तियाँ हैं या जो माइनॉरिटी बस्तियाँ, माइनॉरिटी का जो इलाका है, वहाँ तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। अगर वहाँ भी उसी तरीके से टेस्टिंग होगी तो वहाँ भी और मरीज़ निकलेंगे। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो बेखौफ हो गए। सर, अभी कोई टेस्टिंग वगैरह के लिए तो कोई टीम वगैरह आती नहीं है किसी भी यहाँ पर कोई एरिया में, यहाँ कोई टीम नहीं आती है। फिलहाल जैसा पहले था सब वैसे ही चल रहा है। ऐसा है जी, लोग बाग बेखौफ हो गए हैं। अब पहले तो बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन में लोग बाग घर में भी थे, लेकिन आज की तारीख में जो है लोग बाग जो है सब फ्री हो गए हैं। सोच रहे हैं कि जो है टेस्टिंग कहीं कम भी हो रही है तो टेस्टिंग बढ़नी चाहिए और लोगों को टेस्ट कराना भी चाहिए। और बाकी जो है मास्क का इसका तो जो है बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि अब रोज़ाना बढ़ ही रहे हैं पेशेंट। अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था शासन से तो आदेश आ जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। जैसे बैकवर्ड एरिया हैं हमारे, जो बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं है कि ये बीमारी कौन सी है, कोरोना। हाँ, टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इन चीज़ों पे जो है फोकस रहना चाहिए, वरना जो है अब मरीज़ काफ़ी निकल रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन आगे हमारी बीमारी जैसे अब आगे चरण चल रहा है ये, उसमें हमें और सेफ्टी अपनी चाहिए और बैकवर्ड एरिया में जो है टेस्टिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा साधन होना चाहिए। जितनी बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा हमारे जो है केस हम ढूंढ पाएंगे कम्युनिटी से, और जितने केस हम ज़्यादा ढूंढ पाएंगे उसी हिसाब से फिर हम चेन ब्रेक कर पाएंगे।
अगर केसेस हमारे कम्युनिटी में छुपे रहेंगे तो वो फिर उसको बीमारी को वहीं आसपास जो फैलाते रहेंगे और वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो इनको पकड़ के हमें आइसोलेशन में करना है और आइसोलेशन में करके फिर इनको ट्रीट करके घर भेजना है। तो ये बीमारी इसी तरह कंट्रोल में आएगी। ये बेसिक इसका एपिडेमिक का तरीका होता है। दुनिया में जारी कोरोना से न सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचा बल्कि तालीमी पसमानदगी में भी इजाफा हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा असर हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। गर्चे तालीमी सूरत हाल को पटरी पर लाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन ये इक़दाम तालीमी नुकसान को पूरा करने में नाकाम है। मगरबी बंगाल के स्टूडेंट एंड यूथ सोसाइटी ने हुकूमत से तालीमी इदारे खोले जाने का मुतालबा किया है। स्टूडेंट एंड यूथ सोसाइटी 1990 से तालीमी मैदान में काम कर रहा है और तालीम के अपलिफ्टमेंट के लिए मुसलसल कोशिश है। मौजूदा इस आलमी वबा कोरोना की वजह कर तालीमी तौर पे जो पसमानदा ख़ानदान है अपने बच्चों का क्लास 10 के रिज़ल्ट निकलने के बाद दाखिला कराने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया और हम लोग उनके दाखिले में हम लोग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं ताकि कौम के इस तरह के जो होनहार नौनिहाल हैं उनका तालीमी सिलसिला किसी तौर पे रुकने ना पाए। मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत को एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए था कि अगर उस स्कूल में हम क्लास कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोगों को उस एक तरीका गाइडलाइन हम लोगों को देना चाहिए और एटलीस्ट कुछ बच्चों को लेकर के क्लास करना है। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो एक दिन में 20 बच्चों को लेकर के हम लोग क्लास कर सकते हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ जगह में इस तरह की छूट दी है। शादी ब्याह में 50 की लोगों को लेकर के आप प्रोग्राम कर सकते हैं, क्लब चला सक रहे हैं, जिम चला सक रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं कि इस एकेडमिक ईयर में मेरा तालीमी सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होकर के रह गया है और ये बच्चों का एक बड़ा नुकसान है। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इसका सद्भाव नहीं है। 50 बहुत बेहतर करने से भी हम लोग 50% ही हम लोग एडुकेट कर पाएंगे अपने बच्चों को। तो हम लोगों को और मज़ीद इस नुकसान नहीं उठाना चाहिए और कुछ बच्चों को लेकर के हम लोगों को क्लास। कानपुर की तारीखी सरजमीन पर तारीखी विरसों की तवील फहरिस्त है। इन्हीं में से एक नवाब दूल्हा का महल है। मुहर्रम का महीना आते ही इस महल की तारीख ताज़ा हो जाती है। यही वो महल है जहां आज भी करबला की ईंट रखी है और सबसे ख़ास ज़री जुलूस है। हर साल पहले इसी महल के अज़ा खाने में ज़री रख कर मुहर्रम का आगाज़ होता है। करबला के ईंट की ज़ियारत करने और मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से अक़ीदतमंद आते हैं। पेश है कानपुर से संदीप सविता की ख़ास रिपोर्ट। अठारह 1832 में मीर अनीस के लिए बनाया गया मेंबर भी उमम बारगाह नवाब दुल्हा की अहमियत की गवाही दे रहा है। शहर के पटका पोर्ट में वाक़े नवाब दुल्हा महल की तामीर सन 1832 में अमल में आई थी। नवाब दुल्हा के नाम से मशहूर अली हुसैन ने इसकी तामीर करवाई थी। उन्होंने महल के अंदर अज़ा खाना तामीर करवाया था, जहां से मुहर्रम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की शहादत को याद किया जाता है। ये सिलसिला तब से आज तक कायम है। ये इमामबाड़ा लखनवी शैली में बना हुआ है और ये माना जाता है नवाब दूल्हा के बारे में कि वो ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में बहुत बड़े सप्लायर थे। उन्होंने ही ये इमामबाड़ा बनवाया था। 1899 में इसे वक्फ कर दिया गया था। यहाँ पर तमाम ऐसे जाकिर हिंदुस्तान के मायनाज आ चुके हैं। नवाब दुल्हा मोतमुद्दौला नवाब आगमीर के दामाद थे, इसलिए इनको नवाब दुल्हा के नाम से पुकारा जाता था। नवाब आगमीर का मकबरा ग्वाल टोली में है। उस दौर में मुहर्रम का आगाज शिवाला से उठकर नवाब दुल्हा के अज़ा खाने तक जरी के आने के साथ होता था। जरी के साथ निकलने वाले जुलूस में ईंट, हाथी और घोड़े भी होते थे। नवाब दुल्हा महल में मरकज़े निगाह करबला से लाई गई ईंट है, जिसे शीशे के बक्से में रखा गया है और मुहर्रम में अकीदतमंद ईंट की ज़ियारत करने आते हैं। नवाब हुसैन ने कुछ इस तरह अपनी अकीदत का इजहार किया। और ये जो मिंबर है ये स्पेशली बनाया गया था जब हमारे पास हमारे दादाओं परदादाओं ने बताया, जो हमारे बुजुर्ग थे, कि यहाँ मीर अनीस साहब ने यहाँ मरसिया खाने की थी। मीर अनीस साहब वो शख्स थे जो इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में मरसिया खान फेमस है। उन्हीं के जो आज के मौलाना हैं या जो आज के मरसिया खान है उन्हीं का लेते हैं। ये हमारे यहाँ करबला की ईंट है। ये कम से कम 150 साल पुरानी है। उसमें करबला की खाक है।
तो करबला की खाक वहाँ से आई थी। इसमें लोग साल के 12 महीने अपनी मुराद पूरी करने आते हैं। ख़ास तौर पे 9 तारीख शब आशूर इसको खोल के उसकी ज़ियारत कराई जाती है और 10 तारीख को रोज़े आशूरा जिस दिन का होता है और जिस दिन ज़ोहर असर का वक्त होता है, ये मट्टी अपना कलर बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कौमी उर्दू कौंसिल का 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार कल से शुरू होने जा रहा है। इस वेबिनार में 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक के उर्दू अदीब और माहिरीन शिरकत करेंगे। वेबिनार में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में उर्दू मुसन्निफीन की जिम्मेदारियों के बारे में तबादला ख्याल होगा। वादे कि पिछले कई सालों से हर साल बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक़िद होगी। कोरोना की तबाही और पाबंदियों के बीच कौमी उर्दू कौंसिल का आलमी उर्दू वेबिनार जहां उर्दू की ज़िंदगी की नवीद सुना रहा है, तो वहीं इस बात का भी इजहार कर रहा है आखिर क्यों कौमी उर्दू कौंसिल को दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू का इदारा कहा जाता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन जाकिर खान ने आज ओहदा संभाला। इस मौके पर काफ़ी लोगों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जो जिम्मेदारी इन्हें दी है वो इसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। जाकिर खान से बातचीत के हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन जाकिर खान हमारे साथ हैं। जाकिर भाई, क्या प्राथमिकता होगी, क्या तरजीहात होंगी, कैसे काम करेंगे? देखिए, अभी जो हमने ये जिम्मेदारी अभी आज संभाली है, दिल्ली के हरदिल अजीज़ माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, जो अल्पसंख्यक हमारे दिल्ली के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, उसकी जो परेशानियां हैं उसको हम किस तक हल कर सकते हैं। और मैं अब ये यहाँ पे आज मैंने चार्ज संभाला, मैं फ़ाइल को देखूँगा, पढ़ूँगा, जो पेंडिंग काम है उनको मैं पूरा करूँगा और जो माइनॉरिटी के लिए हमारी दिल्ली सरकार जो काम कर रही है वो योजनाएं हम घर घर तक ले जाने का काम करेंगे ताकि माइनॉरिटी को उसका लाभ मिल सके। कमीशन का जिस तरह से एक्ट है उसमें माइनॉरिटीज़ के साथ किसी तरह की ज़्यादती ना हो, सरकार की योजनाएं हैं उनकी निगरानी आप लोग करते आए हैं, कई तरह की रिपोर्ट्स भी आप लोग लेकर आए हैं। क्या नया सोचा है कि अब ये चीज़ और करनी है जो कमी देखते रहे होंगे? देखिए, अभी इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो माइनॉरिटीज़ की हमारी जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे एक्ट में हैं उनको हम हल करेंगे। और इसके अलावा भी माइनॉरिटी की जैसे कहीं पे पहचान पत्र के अंदर नामों के अंदर गड़बड़ होती है, आधार के अंदर नामों के अंदर गड़बड़ है, उन गरीब लोगों के लिए काम कर सकें ताकि जो इससे हमारा विभाग है, जो कमीशन है, उससे जो उनका लाभ पहुंच सके, तो हम इसके ध्यान। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अमरावती डिवीज़न की जानिब से अमरावती ज़िला एजुकेशन अफसर को मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने उर्दू स्कूलों में खाली असामियों को जल्द पुर किए जाने की मांग की। साथ ही उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने एजुकेशन ऑफिसर से शिकायत की कि कोरोना के चलते हुकूमत ने स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया है और असातिज़ा को भी हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन स्कूल आने का अहकाम जारी किया गया। इसके बावजूद कई स्कूल इंतज़ामिया टीचरों को ज़बरदस्ती स्कूल आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले से मौजूद जो शालाएँ हैं वहाँ पर 40 से अधिक अगर संख्या की विद्यार्थी पर संख्या अगर है तो वहाँ 3 शिक्षक देने का प्रावधान है। 3 शिक्षक वहाँ अनुज्ञ राहिल ऐसा इस तरह का साफ स्पष्ट जो है उस आदेश में कहा गया है। उसके बावजूद शिक्षणाधिकारी माध्यमिक और सीओ मार्फत जो है इन तीनों उर्दू माध्यमिक जिला परिषद शाला में सिर्फ 2 शिक्षक दिए गए हैं। तो हमारा उर्दू टीचर एसोसिएशन का निवेदन है और अनुरोध है सरकार शासन से, माननीय शिक्षाधिकारी प्राथमिक से भी, कि उसको जो है वापस दुरुस्त किया जाए सदमान्यता को, और जो रिक्त पद है उसे फौरन भरा जाए। गुलबर्गा की वकला बिरादरी का एक हल्का प्रशांत भूषण की हिमायत में आ गया है। वकला बिरादरी का कहना है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने से मुल्क को अच्छा पैगाम नहीं गया है। गुलबर्गा के सीनियर वकीलों ने जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी याद दिलाई। साथ ही कहा कि जमहूरियत के हर सुतून को अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए।
कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर प्रशांत भूषण को जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, उसी तरह से हर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज हैं उनको भी वो आर्टिकल 19 में उनको भी इजाज़त दी गई है। वहाँ पर दोनों फंडामेंटल राइट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही एहतियात के साथ सोच समझ के इसमें जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इसका लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर। जब तक बार एसोसिएशन मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरी लोअर जुडिशरी केयरफुली अपने काम काज को करते हैं, जजमेंट देते केयरफुली। तो एज ए सीनियर वकील जो है प्रशांत साहब होने की हैसियत से उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ बोला है वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि उनमें जो है एक अवाम के लिए एहसास और दर्द था। हालात के लिहाज से उनको बोलना जो चाहिए था वो बोले, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से इनके ऊपर जो दायर किया गया, जो दावा जो कुछ किया गया है वो गलत है। मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक से जुड़े लीडरों को उम्मीद है कि अदालत उज़्मा में इनके हक में फैसला होगा। मराठा लीडर और साबिक रुकन असेंबली विनोद पाटिल का कहना है कि अदालत में समाअत के दौरान मराठा समाज की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि मराठा रिजर्वेशन का मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा जाए। विनोद पाटिल ने उम्मीद जाहिर की है कि मराठा समाज को इंसाफ मिलेगा। नांदेड़ में अक़लियती तलबा को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की रकम के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही है। इसके लिए बैंक इंतजामिया का रवैया जिम्मेदार है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में देखने में आया, जहां तलबा और सरपरस्त अकाउंट खोलने के लिए पहुंचते हैं तो इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। 30 अगस्त स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जबकि अभी तक बहुत से तलबा के अकाउंट ही नहीं खोले जा सके हैं। पहले हमने डॉक्यूमेंट देके गए थे यहाँ पर कि अकाउंट खोलेंगे बोलिए, तो इन लोगों ने क्या करे, ठीक है आप महीना भर के बाद आइए बोले। उसके बाद हम महीना भर के बाद गए तो लोग बोले कि नहीं अभी नहीं, बोले अकाउंट ओपनिंग बंद है बोले। फिर हम ऐसे चक्रा मारते गए। अब चक्कर मार के गए हम और एक तो बोले बुध को आओ बोले। फिर आज बोले मैनेजर सर नहीं है बोले, 1 तारीख के बाद आओ बोले। अब 31 तारीख लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फॉर्म की। पिछले साल की भी स्कॉलरशिप चली गई थी, ये साल भी माह मुहर्रम में अशरे मजालिस के इनेकाद के साथ मखसूस तारीखों में जुलूस जुलजना भी बरामद किया जाता है। तारीखी इमाम बारगाहों और जुलूस की इंतजामिया कमेटियों की जानिब से जुलजना के लिए ख़ास तौर पर अच्छी नस्ल के घोड़े खरीद कर माह मुहर्रम और मखसूस तारीखों में जुलूस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मेरठ की करबला मुनसबिया में भी जुलजना के लिए घोड़ा पाला जाता है और माह मुहर्रम के जुलूसों के लिए इसे तैयार किया जाता है। ये सिलसिला बरसों से इसी तरह रिवायती अंदाज में जारी रहा, लेकिन इस साल कोरोना वबा के सबब जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला मुनक़ते हो गया। इस वजह से न सिर्फ अज़ादारान हुसैन बल्कि जुलजना की खिदमत और देख रेख करने वाले खादिम भी मायूस हैं और इस मौलिक वबा के जल्द खात्मे की दुआ कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जहां इंसान मुतादिद परेशानियों से घिरा हुआ है, वहीं किसान की भी परेशानियां मुसलसल बढ़ रही हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के जरिए अलीगढ़ में पंचायत और धरने का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए भारतीय किसान यूनियन के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि आज किसान फसलों में पानी, यूरिया की कालाबाजारी, सिंचाई के लिए बिजली की फराहमी न होने जैसे मुतादिद मसाइल से घिरा हुआ है। यही वजह है कि आज कोरोना के इस दौर में किसानों को पंचायत करते हुए धरना देना पड़ रहा है। शासन प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे, नेता सुन नहीं रहे। यहाँ पर यूरिया का घोटाला, कालाबाजारी सामने आ रही है। यहाँ पर यूनिफॉर्म में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें यूनिफॉर्म में घोटाला है। सभी नियमों को धता बता करके यूनिफॉर्म बंटवाई जा रही है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। कपड़ा भी बहुत ख़राब है। गांव में, पूरे गांव में 45 दिन से बिजली नहीं मिल रही। नहर नाले की सफाई नहीं हो रही, तो जिसके कारण एक तरफ तो नहर कट रही है और हज़ारों बीघा फसल बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ फसल में पानी नहीं लग पा रहा, जिसके कारण फसल सूख गई और लोगों को जुताई करनी पड़ रही है। इस कारण से आज हम लोगों ने यहाँ किसान पंचायत की है और अपनी मांग उठा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हिंद सेना भारत के कौमी सदर आफ्ताब आलम पठान आज अलीगढ़ पहुंचे और मुकामी तंजीम की तश्कील देते हुए दलित मुस्लिम पसमानदा अक़वाम के हुकूक की बाजियाबी की बात कही। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस तंजीम का क़याम दलित मुस्लिम पसमानदा अक़वाम की फलाह बहबूदी के लिए अमल में लाया गया है। हिंद सेना का मुख्य कार्य जो है सामाजिक कार्य है और टोटल अराजनीतिक है। ये मेन हमारे जो मुख्य कार्य हैं, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी करना और अगर किसी के यहाँ राशन नहीं है उसको पहुँचवाना और फूड पैकेट्स बनवा के हम पहुँचवाएंगे। और इसका मेन संगठन का विस्तार आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ मंडल में कर रहे हैं।
जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, काशीराम नगर। मेन उद्देश्य जो है ये 22% आबादी जो दलित है, 18% मुस्लिम है और 35% ओबीसी परिवार जो करीब 75% आबादी हो जाती है, उसमें गरीब वर्ग के। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।